मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम मस्ती और उल्लास के कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता नीम के दो पेड़ का अध्ययन आरंभ करते हैं। यह कविता उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर में संकलित है। इस कविता में कवि ने शहरी जनजीवन और ग्रामीण संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया है। कवि बताते हैं कि शहरों में सुख सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार के विकास के प्रमाण मौजूद हैं। वहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ज्ञान विज्ञान का भंडार, अध्यापक गण हैं और अपने अध्ययन का उन्हें अहंकार है कि वो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हैं। इसीलिए शहरों में विज्ञान और बुद्धि का प्रसार है। दूसरी ओर गांव के सीधे साधे लोग अपने सहज ज्ञान और दृढ़ आस्था और विश्वास के सहारे, सहज अनुभूति के सहारे अपने भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनमें अत्यधिक सादगी, सरलता और सहजता देखने को मिलती है। यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि एक सहज विश्वास का उदाहरण लेकर चलते हुए बता रहे हैं कि कविवर जिस ग्राम में गए हैं वहाँ नीम के दो पेड़ हैं और वो दो नीम के पेड़ महाकवि तुलसीदास द्वारा की गई दातुन के दो हिस्से कर कर जमीन में जमाने से वो दो पेड़ उगे हैं। ये दो पेड़ आज भी सदियों से इसी प्रकार खड़े हुए हैं जैसे रामचरितमानस जन जन का कंठहार है। इसी का विवरण कर, इसी के विषय में बात कर कविवर भारतवर्ष के भोले भाले और सहज गांवों का चित्रण करते हैं और यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण संस्कृति में जीने वाले लोग अपने भरोसे के बल पर, विश्वास के बल पर, सादगी के बल पर संतुष्ट हैं और वो शहरी संस्कृति के चकाचौंध से दूर रहते हुए भी अत्यंत प्रसन्न और खुश हैं। इसी प्रकार के भावों को स्पष्ट करती हुई इस कविता का अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं। यह कविता अत्यंत सरल, सहज भाव से मुक्तक छंद में लिखी गई है और हमें इस कविता के माध्यम से यह अनुपम जानकारी प्राप्त होने जा रही है कि शहरी लोग गांव के लोगों को गंवार समझते हैं और गांव के लोग शहर के लोगों को अत्यधिक बुद्धिमान, लेकिन अपनी सादगी और सरलता से अत्यंत प्रेम करते हैं, क्योंकि सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, सच्ची भावना, निश्चल प्रेम गांव में फलता फूलता है। तो इसी विश्वास में रंगी इस कविता का आइए अब हम अध्ययन करते हैं। पद संख्या 1। तुम न समझोगे शहर से आ रहे हो, हम गवारों की गवारी बात। शहर जिसमें है मदरसे और कॉलेज, ज्ञान मद से झूमते उस्ताद, जिनमें नित नई से नई मोटी पुस्तकें पढ़ते पढ़ाते और लड़के धोखते
रटते उन्हें नित ज्ञान ऐसा रत्न ही है, जो बिना मेहनत मशक्कत मिल नहीं सकता किसी को। प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित नीम के 2 पेड़ नामक कविता से लिया गया है। यह कविता उमंग उल्लास व हालावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। यह कविता उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाच घर में संकलित है। संदर्भ: इस कविता में कवि ने शहरी चकाचौंधमयी संस्कृति तथा सहज सरल सादगी से भरी ग्रामीण संस्कृति का बड़ा सुंदर तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम प्रस्तुत किया है और यहाँ एक सहज अनुभूति, विश्वास और श्रद्धा से भरी 2 नीम के पेड़ वाली घटना को सहारा बनाकर या उस घटना को आधार बनाकर ग्रामीण संस्कृति की उच्चता को, श्रेष्ठता को, भावनात्मक सबलता को कवि ने प्रकट किया है। व्याख्या: कविवर इसी प्रकार की ग्रामीण जनजीवन की उदात्त झांकी का चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या: शब्दों के अर्थ। तुम न समझोगे शहर से आ रहे हो हम गंवारों की गंवारी बात। तुम शहर का निवासी न नहीं समझोगे, समझ पाएगा, क्योंकि शहर से आ रहे हो। शहरों में जिन तथ्यों का, जिन बातों का कोई महत्व नहीं मानता है, गांव में उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात शहरी संस्कृति ज्ञान, विज्ञान और बौद्धिक विकास पर आधारित होती है, जबकि ग्रामीण संस्कृति आस्था, विश्वास, सहजता, सरलता और भावना पर आधारित होती है। इसलिए शहरी लोग गांव के लोगों को गंवार बोलते हैं। यहाँ स्वयं कवि इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हम गंवारों की गंवारी बात, कि हम गांव में रहने वाले लोगों की सीधी सरल बात, निष्कपट बात शहरी लोगों के लिए बनावट रहित होने के कारण उन्हें बेढंगी लगती है, गंवारी लगती है, मूल्यहीन लगती है। शहर जिसमें है मदरसे और कॉलेज, शहर नगर या बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र जिनमें मदरसे, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, ज्ञान, पढ़ाई, पढ़ा हुआ ज्ञान, किताबी ज्ञान, मद नशा से झूमते हुए उस्ताद अध्यापकगण नित हमेशा नई से नई, कि शहर जिनमें विद्यालय और महाविद्यालय हैं और इन महाविद्यालयों में हर रोज नए नए विषयों का अध्ययन कर जानकारी प्राप्त करने वाले किताबी ज्ञान के नशे में चूर अध्यापक, अहंकार से भरे हुए अध्यापक पढ़ाते हैं। मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते पढ़ाते, कि वो इन मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और लड़के धोखना होता है रटना, एक एक शब्द को रटकर याद करना। रटते उन्हें नित, जिन मोटी मोटी किताबों को ये महाविद्यालय और विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक पढ़ते और पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी भी उन किताबों में लिखे गए शब्दों को हमेशा रटते रहते हैं। तो कवि कहते हैं
ज्ञान ऐसा रत्न ही है कि जो पुस्तकीय ज्ञान है या जो ज्ञान है वो ऐसा अनमोल तत्व है जो बिना मेहनत मशक्क़त मिल नहीं सकता किसी को। मेहनत, परिश्रम, मशक्क़त और भी कठोर परिश्रम कि ज्ञान एक ऐसा अनमोल रत्न है, ऐसा कीमती तत्व है जो बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। आइए बच्चों, हम इस पद की व्याख्या एक बार फिर करते हैं कि कविवर कहते हैं, तुम न समझोगे शहर से आ रहे हो हम गवारों की गवारी बात, कि तुम हमारी बातों को नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम शहर की बौद्धिक चकाचौंध वाली ज्ञान विज्ञान पर आधारित विषयों को जानते हो, समझते हो और तुम्हारी मानसिकता उसी के अनुसार तैयार हुई है, जबकि हम गांव के लोग सहज, सरल, आस्था, विश्वास और भावनात्मक पक्ष को महत्व देने के कारण हमारी बातें आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि शहर जिसमें है मदरसे और कॉलेज, कि तुम जिस शहर से आ रहे हो वहाँ अनेक विद्यालय और महाविद्यालय हैं और इन शैक्षणिक संस्थानों में और इन शिक्षा के मंदिरों में ज्ञान मद से झूमते उस्ताद जिनमें नित नई से नई मोटी पुस्तकें पढ़ते पढ़ाते, कि ये वो शैक्षणिक स्थान हैं, ये वो शिक्षा के मंदिर हैं जिनमें अनेक ऐसे ज्ञान से भरे हुए अध्यापक हैं जो रोज नई नई ज्ञान की किताबों को पढ़ते हैं और उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार होता है और लड़के धोखते रटते उन्हें नित ज्ञान ऐसा रत्न ही है। और जो विद्यार्थी हैं वो लगातार उनके द्वारा पढ़ाई गई इन मोटी मोटी पुस्तकों के शब्दों को रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं और उसी विषय में खोए रहते हैं। ज्ञान ऐसा रत्न ही है जो बिना मेहनत मशक्क़त मिल नहीं सकता किसी को। और कवि कहते हैं कि सचमुच ज्ञान ऐसा ही अनमोल तत्व है जो बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि शहरी संस्कृति किताबी ज्ञान पर आधारित बौद्धिक विकास के कारण भावनात्मक मूल्यों को कम समझ पाती है। विशेष यहाँ शहरी संस्कृति की चकाचौंध पर प्रकाश डाला गया है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस और प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब का सफल प्रयोग है, संवादात्मक शैली का अनुकरण हुआ है, मुक्तक छंद है, ये शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति, उल्लेख, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2। फिर वहाँ विज्ञान बिजली का उजाला जो कि हरता बुद्धि पर छाया अंधेरा, रात को भी दिन बनाता, इस तरह का ज्ञान और विज्ञान पश्चिम की सुनहरी सभ्यता का कीमती वरदान है जो आ तुम्हारे बड़े शहरों में इकट्ठा हो गया है। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कविवर संवादात्मक शैली का सहारा लेकर ग्रामीण और शहरी संस्कृति का तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं और यहाँ शहरी संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो जीवन मूल्य हैं, जो विकास का स्तर है, उसके विषय में वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। फिर इसके बाद वही विज्ञान कि वो विशेष ज्ञान शहरों में फैला हुआ है, बिजली का उजाला
और शहरों में बिजली का प्रसार है और बिजली के कारण हर वक्त रोशनी फैली रहती है और वहाँ ऐसा भी उजाला है जो कि हरता बुद्धि पर छाया अंधेरा, कि जो ज्ञान विज्ञान का प्रसार शहरों में है वो बुद्धि पर छाए हुए अंधेरे का भी हरण कर लेता है, अर्थात अज्ञानता को मिटाकर वहाँ ज्ञान का प्रसार करता है, रात को भी दिन बनाता, कि वहाँ इतनी अधिक बिजली का प्रसार है, रात का समय भी दिन के समान उजला दिखाई देता है। इस तरह का ज्ञान और विज्ञान पश्चिम की सुनहरी सभ्यता का कीमती वरदान है, कि जो आपने ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है वो पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा भेंट किया गया ऐसा वरदान है जिसने हमें बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से अपना दास बना लिया है, सेवक बना लिया है, जो तुम्हारे बड़े शहरों में इकट्ठा हो गया है, कि तुम्हारे इन बड़े बड़े शहरों में पश्चिमी संस्कृति का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो गया है। आइए बच्चों, इस पद की व्याख्या हम एक बार फिर करते हैं। यहाँ कविवर कहते हैं, फिर वहाँ विज्ञान बिजली का उजाला, कि शहरों में हमेशा विज्ञान के भौतिक उपकरणों का बोलबाला है और वहाँ बिजली के कारण हर पल प्रकाश फैला रहता है, जो कि हरता बुद्धि पर छाया अंधेरा, कि इतना अधिक उजाला है जो बुद्धि पर छाए हुए अज्ञानता के अंधकार का भी हरण कर लेता है, और भौतिक प्रकाश भी है जो रात को दिन के समान उजला और चमकदार बना देता है। इस तरह का ज्ञान और विज्ञान पश्चिम की सुनहरी सभ्यता का कीमती वरदान है, कि यह जो शहरों में ज्ञान और विज्ञान का प्रसार है वो पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य वरदान की भांति है, जो तुम्हारे बड़े शहरों में इकट्ठा हो गया है, कि वह तुम्हारे बड़े बड़े शहरों में बौद्धिक विकास के रूप में, सुख सुविधाओं के साधनों के रूप में और मोटी मोटी पुस्तकों के रूप में शहरों में इकट्ठा हो गया है, और शहर के लोग इन्हें स्वीकार कर, इन्हें फलता फूलता बनाकर, इसे विकसित करके अपने आप को सभ्य, समझदार और संपन्न समझने लगे हैं। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि शहरी संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब और संवादात्मक शैली का अनुकरण हुआ है, मुक्तक छंद गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, संबोधन, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3, और तुम कहते हो ये दुर्भाग्य है जो गांव में पहुंचा नहीं है, और हम अपने गंवारपन में समझते खैरियत है, गांव इनसे बच गए हैं। सहज में जो ज्ञान मिल जाए हमारा धन वही है, सहज में विश्वास जिस पर टिक रहे पूंजी हमारी, बुद्धि की आंखें हमारी बंद रहती। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ ग्रामीण संस्कृति जो भावना के स्तर पर सोचती है, विचार करती है, जहाँ श्रद्धा और विश्वास अपनी जड़ें मजबूती से बनाए हुए हैं, तो कवि उसी का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ, और तुम कहते ये दुर्भाग्य है जो गांव में पहुंचा नहीं है। कविवर शहरी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि शहर के लोग गांव के लोगों को असभ्य, अशिक्षित और गंवार का संबोधन देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि शहरी संस्कृति जो गांव में नहीं पहुंची है, इस कारण उनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। और तुम कहते ये दुर्भाग्य है जो गांव में पहुंचा नहीं है,
कि तुम बताते हो कि गांव में शहरी संस्कृति का बनावटीपन, कृत्रिमता जो आज तक नहीं पहुंची है, उसे तुम समझते हो ये गांव का दुर्भाग्य है कि आज भी गांव में पूर्ण सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि शहरी संस्कृति गांव में नहीं आई है, तो हमारे परिवार, हमारे गांव के लोगों की मानसिकता आज भी भावना के धरातल पर मजबूत है। यदि यह शहरी संस्कृति ग्राम में प्रवेश कर जाएगी तो यहाँ भी पाश्चात्य सभ्यता अपने पांव पसार लेगी और सबको अपने रंग में रंग लेगी। तो ग्रामीण लोग कहते हैं कि हम अपने गंवारपन में समझते खैरियत है गांव इनसे बच गए हैं। कि ग्रामीण लोग शहरी व्यक्ति को कहते हैं कि हम अपने गंवारपन के साथ खुश हैं, हम अपनी सादगी, सरलता और भोलेपन में मग्न हैं और हम इस बात से बहुत खुश हैं। हम अपने आप को आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बचाए हुए हैं और गांव में आज भी भारतीय संस्कृति सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और यह समूची पृथ्वी एक परिवार है के आधार पर बसी हुई है, फल फूल रही है। कि कविवर कहते हैं कि ग्रामीण लोग आज भी अपनी भावना आधारित संस्कृति पर गर्वित हैं और उन्हें इस बात की खुशी है कि हम सब एकता के सूत्र में बंधकर जुड़कर रहते हैं। यदि हमारी संस्कृति में भी शहरी संस्कृति का प्रवेश आ गया तो वहाँ हम एक दूसरे के सुख दुख की बजाय निज पर केंद्रित हो जाएंगे, अपने आप पर केंद्रित हो जाएंगे और भारतीय संस्कृति बिखर जाएगी। वो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, सहज में जो ज्ञान मिल जाए हमारा धन वही है। कि हम विद्यालय और महाविद्यालय में बेशक नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारे पास जो विरासत के रूप में, जो धरोहर के रूप में हमें अपने बड़ों से ज्ञान मिलता है, हम उसी को अपना सच्चा धन स्वीकार करते हैं। अर्थात हमारे लिए धन केवल कुछ पैसे नहीं है, हमारे लिए धन हमारे रिश्ते हैं, हमारा आपसी प्यार है। सहज में विश्वास जिस पर टिक जाए पूंजी हमारी। कि कविवर कहते हैं हमारे लिए सारी धन दौलत, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी विरासत में मिली हुई हमारी संस्कृति और हम लोगों का जो आपस में एक दूसरे से मन के तार जुड़े हुए हैं, यही सबसे बड़ी शक्ति है और हम इसके साथ बहुत खुश हैं। एक बार फिर बच्चों इस पद की व्याख्या करती हूँ कि कविवर कह रहे हैं कि ग्रामीण लोग इस बात का विरोध करते हुए शहरी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम हमें असभ्य, अनपढ़, गंवार समझते हो और समझते हो कि तुम्हारी शहरी संस्कृति ने हमारे गांव में प्रवेश नहीं किया है और यही हमारे ग्रामीणों के विकास को रोके हुए हैं। यही गांव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन हम ग्रामीण लोग समझते हैं कि हमारे लिए यह बहुत अच्छा है कि शहरी बनावटी संस्कृति हमारे गांव में आज तक नहीं पहुंची है। यदि वही शहरी संस्कृति ग्राम में पहुंच गई तो ग्रामीण संस्कृति भी पाश्चात्य के रंग में रंग जाएगी और जीवन मूल्य बिखर जाएंगे। हम लोगों के लिए हमारा धन वो ज्ञान है जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुआ है। उस धरोहर को हम अपनी शक्ति मानते हैं, अपना ज्ञान समझते हैं और जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सहज रूप से जोड़ ले, वह विश्वासी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। और हम इस संपत्ति के साथ, इस धन दौलत के साथ, अपने गंवारपन के साथ
और भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित अपनी संस्कृति के साथ बहुत खुश हैं। यह हमें अत्यंत गर्वित बनाती है, खुशहाल बनाती है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि ग्रामीण संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति के साथ इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके पास स्नेह, प्रेम, आस्था, विश्वास और त्याग की संपत्ति है। विशेष यहाँ कविवर ग्रामीण संस्कृति के सबल पक्ष पर प्रकाश डाल रहे हैं। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब और संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद गे शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, रूपक, संबोधन, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 4, बुद्धि की आंखें हमारी बंद रहती, पर हृदय का नेत्र जब तब खोलते हम, और इनके बल युगों से हम चले आए युगों तक हम चले जाते रहेंगे, और यह भी सहज विश्वास, सहज ज्ञान, सहज अनुभूति, कारण पूछना मत। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ, यहाँ कविवर ग्रामीण संस्कृति के उदात्त गुणों का, श्रेष्ठ गुणों का, उत्तम गुणों का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं और उन्हीं का भारतीय संस्कृति में जो विशेष योगदान है उस पर भी कवि गर्वित होते हुए लिखते हैं कि व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ साथ साथ बुद्धि की आंखें हमारी बंद रहती, कि कविवर शहरी सभ्य व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि निसंदेह ग्रामीण व्यक्ति को अपने गंवारपन पर गर्व है। वह कहता है कि बुद्धि की आंखें हमारी बंद रहती, कि हम बुद्धि से नहीं सोचते, बुद्धि से नहीं देखते। अगर बुद्धि से हम देखते हैं तो स्वार्थ, दुराव, लालच हम पर हावी हो जाता है। इसलिए हम बौद्धिक विकास को और बौद्धिक ज्ञान को अधिक महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि पर हृदय का नेत्र जब तब खोलते हम, कि जब भी कभी हमें सोचने विचारने की, चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ती है, हम अपनी मन की आंखों से इस सारे संसार को देख लेते हैं। अर्थात सबके सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर महसूस करते हैं और सुख में मिलकर आनंद मनाते हैं, और दुख की घड़ियों में दुखों पर काबू पाने के लिए एकजुट कमर बांधकर खड़े हो जाते हैं। और इनके बल युगों से हम चले आए युगोतम हम चले जाते रहेंगे, कि वही ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि हमने अपने मन की आंखों के बल से युगों युगों से हम जीते आए हैं, और ग्राम में ही संस्कृति को बांधकर, संस्कृति को जीकर, संस्कृति में अपने आप को रंग कर हमने अपना जीवन अब तक जिया है, आज भी जी रहे हैं, और हम युगों युगों तक इसी प्रकार भावनात्मक स्तर पर एकता के सूत्र में बंधकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर, साथी बनकर चलते रहेंगे। यही हमारा सबल पक्ष है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और यह भी सहज विश्वास, सहज ज्ञान, सहज अनुभूति, कारण पूछना मत, कि हमारे साथ चलेगा हमारा सहज विश्वास, कि हम सरलता से बिना किसी सवाल के भरोसा रखते हैं। हमारे पास अपनी विरासत में मिला हुआ सरल और सहज ज्ञान है, जिसे सीखने के लिए हमें उस्तादों की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। सहज अनुभूति और सामान्य स्तर पर बड़ी सरलता से, बड़ी सादगी से एक दूसरे के सुख दुख को स्वयं महसूस कर लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है।
और इसी में हमें विशेष आनंद प्राप्त होता है। कारण पूछना मत कि अब हम शहरी संस्कृति से परे क्यों रहना चाहते हैं, इसका कारण हमसे मत पूछना, क्योंकि हम इसका उत्तर देना उचित नहीं समझते। तुम्हारी भावनाओं को आहत करना आवश्यक नहीं समझते। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यदि संगठन चाहिए, विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, तो भावना की आवश्यकता है। और यह भावना ग्रामीण संस्कृति का एकमात्र आधार है। विशेष यहाँ ग्रामीण संस्कृति के सबल पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। सहज सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग है। शांत रस प्रसाद गुण है। दृश्य बिंब और संवादात्मक शैली का अनुकरण हुआ है। मुक्तक छंद है, गेय शैली है और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है आपको पढ़ा गया विषय समझ आ गया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।